नमस्कार। आज हम मानव और पर्यावरण के बीच में जो संबंध पाए जाते हैं उनसे संबंधित भूगोलवेताओं ने जो विचारधाराएं हमारे सामने रखी उनके संबंध में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मानव की उत्पत्ति के साथ ही मानव और पर्यावरण के बीच में हमेशा से संबंध रहे हैं। और हम जब आधुनिक काल तक पहुंचते हैं, भूगोल के आधुनिक काल तक पहुंचते हैं, तो हमारे भूगोलवेताओं ने इन संबंधों के संबंध में विभिन्न विचारधाराएं हमारे सामने रखी। क्योंकि प्राचीन काल के जो भूगोलवेता थे उन्होंने भी प्रकृति को सर्वोपरि माना, प्रकृति को अहम माना, और साथ ही प्रकृति एक निश्चित दिशा देती है मनुष्य को, मानव को। इस संदर्भ में हम भूगोलवेताओं की बात करते हैं। अरस्तु, इमैनुअल कांट, हेरोडोटस आदि ने अपने विचार पर्यावरण और मानव के संबंध में रखे। हम यहाँ मानव और पर्यावरण से संबंधित जो विचारधारा है, जिसको हम निश्चयवाद विचारधारा भी नाम देते हैं, पर्यावरणवाद भी इसको कहते हैं। भूगोल के आधुनिक समय में इस विचारधारा का प्रतिपादन फ्रेडरिक रेटजेल ने किया, लेकिन इससे पहले भी पर्यावरण और मानव के संबंध में अनेक विद्वानों ने, भूगोलवेताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। लेकिन एक तर्कपूर्ण व्याख्या के रूप में इसको फ्रेडरिक रेटजेल ने हमारे सामने प्रस्तुत किया, और इसी कारण फ्रेडरिक रेटजेल को हम पर्यावरण निश्चयवाद का प्रतिपादक भी कहते हैं। क्योंकि निश्चयवाद जो विचारधारा है, यह विचारधारा पर्यावरण से संबंधित है। और इस विचारधारा में, जैसे हमें नाम से मालूम पड़ रहा है, निश्चयवाद, पर्यावरण हमारे जितने भी मानवीय क्रियाक्रम हैं, मानवीय क्रियाकलाप हैं, उनको निर्धारित करता है। यानी मनुष्य तथा उसके क्रियाकलापों पर भौतिक पर्यावरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हमारे जितने भी, हम चाहे वो सांस्कृतिक क्रियाकलाप हो, आर्थिक क्रियाकलाप हो, उन सभी पर पर्यावरण का स्पष्ट रूप से हम प्रभाव देख सकते हैं। इसी कारण प्रकृति ने मनुष्य को बनाया। यानी इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति के आधार पर मानव अपना जीवन यापन करता है, और प्रकृति ही सर्वोपरि होती है। तो इस उपागम को हम, इस विचारधारा को हम इसी आधार पर प्रस्तुत करते हैं कि पर्यावरण या भौतिक पर्यावरण होता है, इसको हम मुख्य मानते हैं, सर्वोपरि मानते हैं। क्योंकि निश्चयवाद विचारधारा में वातावरण को प्रधानता दी गई और स्पष्ट किया गया कि किसी प्रदेश की भौतिक संरचना, यानी जिस प्रदेश की हम बात करते हैं, चाहे वो ठंडे प्रदेश हो, चाहे वो उष्ण प्रदेश हो, चाहे वो वनीय क्षेत्र हो, वहां की जो भौतिक संरचना है वो मनुष्य के भोजन, वस्त्र, उनकी आर्थिक क्रियाएं, उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाएं, ये सभी मुख्य रूप से भौतिक पर्यावरण से प्रभावित होती है। यानी ये जितने भी प्रारूप हैं, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, इन प्रारूपों को निर्धारित करने में पर्यावरण का महत्वपूर्ण
रोल होता है, भूमिका होती है। रैटजेल ने इस संबंध में जो अपने विचार रखे, जिसके कारण से हम रैटजेल को निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादक भी मानते हैं, उनको हमारे सामने मनुष्य, मानव और पर्यावरण के बीच में जो संबंध है उनको इस प्रकार से प्रकट किया कि पर्यावरण अधिक प्रभावशाली होता है और संसार के विभिन्न प्रदेशों के जो रहन सहन है, विभिन्न आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं, सांस्कृतिक क्रियाएं, ये सभी क्रियाएं पर्यावरण की देन मानते हैं फ्रेडरिक रैटजेल। इसी संदर्भ में जब हम हंटिंगटन की बात करते हैं, अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे, लेकिन हंटिंगटन ने जो प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल के संबंध में अपने तथ्य, अपने वर्णन प्रस्तुत किए, उनमें स्पष्ट रूप से निश्चयवाद जो विचारधारा है उसको हम देख सकते हैं, क्योंकि निश्चयवाद पर्यावरणवाद जो विचारधारा है, इसी के आधार पर हंटिंगटन ने अपने प्रादेशिक और क्रमबद्ध अध्ययन हमारे सामने रखे। हम यहां चर्चिल चैपल की बात करते हैं, अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी और फ्रेडरिक रैटजेल की शिष्या थी, और कुमारी चर्चिल चैपल ने निश्चयवादी विचारधारा को प्रबल रूप से हमारे सामने रखा, इसका समर्थन किया, और यहां तक चैपल ने निश्चयवाद जो विचारधारा है उसका समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि भूतल की उपज, यानी मनुष्य भूतल की उपज है, उसकी धूल का कण है, और पृथ्वी ने उसका पालन पोषण किया है, यानी मनुष्य का पालन पोषण किया है, और मानव के कर्तव्य निश्चित किए हैं, यानी मनुष्य के जो क्रियाकलाप है वो निश्चित किए हैं, और उसके समक्ष कठिनाइयां उपस्थित की, यानी अनेक कठिनाइयां हमारे सामने भौतिक पर्यावरण के द्वारा आती हैं। और आगे चर्चिल चैपल बताती है कि इन्हीं कठिनाइयों का पर्यावरण ने हमें हल भी बताया है, यानी जो कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं उन कठिनाइयों का हल भी हमारे सामने मौजूद होता है। तो इस प्रकार चर्चिल चैपल प्रबल समर्थक थी निश्चयवाद विचारधारा की, और इन्होंने अपने विचारधारा से निश्चयवाद विचारधारा को अधिक समर्थन किया, पूरे विश्व में इस विचारधारा को फैलाने का प्रयास किया। जैसे हम निश्चयवादी विचारधारा की बात करते हैं, पर्यावरण को हम प्रबल मानते हैं, मनुष्य को एक उसका आधार मानते हैं कि वो उसके आधार पर अपना जीवन यापन करता है और उसका अनुसरण करता है भौतिक पर्यावरण का, और उसी के अनुसार उसके भोजन, उसके वस्त्र, उनके मकान, उनकी सांस्कृतिक क्रियाएं, उनके सामाजिक क्रियाएं, उनकी आर्थिक क्रियाएं ये निर्धारित होती हैं। हम एक उदाहरण देखते हैं कि गर्म और आर्द्र जो प्रदेश होते हैं, जहां तापमान और वर्षा ज्यादा होती है, जैसे ये जो क्षेत्र है विषुवत रेखीय क्षेत्र, जहां तापमान भी ज्यादा होता है, वर्षा भी ज्यादा होती है, उन क्षेत्रों में हम देखते हैं कि आपको चावल, गन्ना, जूट, नारियल, इन फसलों की प्रधानता देखने को मिलती है, क्योंकि ये फसलें इन्हीं जलवायु में हम प्राप्त कर सकते हैं, इनकी कृषि के कार्य हम संपादित कर सकते हैं। और इसी के संदर्भ में हम समशीतोष्ण क्षेत्र को देखते हैं, जहां पर तापमान सामान्य से थोड़ा कम होगा। समशीतोष्ण क्षेत्र में वहां आपको गेहूं, चकुंदर, अलसी, सोयाबीन, रेशम और ऊन से संबंधित जो कृषि कार्य हैं, जो क्रियाकलाप हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं।
इसी संदर्भ में हम टुंड्रा प्रदेश की बात करते हैं, जहां पूरे साल भर बर्फ जमी रहती है। वहां पर हम देखते हैं क्योंकि कृषि फसलों का उत्पादन उन क्षेत्रों में नहीं होता है, तो वहां के जो निवासी हैं, एस्किमोज हैं, वो सील मछली, बारहसिंगा, कैरिबो, इन पर आधारित भोजन करता है, इनसे भोजन प्राप्त करता है, इन्हीं से वस्त्र बनाने का काम करता है, इन्हीं से अपनी स्लेज गाड़ी बनाने का काम करता है। तो इस कारण यहां भी प्रकृति हावी है और प्रकृति के द्वारा जो हमें मिलता है उसी के आधार पर हम अपना जीवन यापन करते हैं। हम मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करते हैं, वहां पर भी इस प्रकार की क्रिया हम देख सकते हैं, क्योंकि ऊंटों के सहारे वहां आवागमन होता है, अन्य कार्य भी उसके अनुसार ही वहां के मानव संपादित करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पर्यावरण निश्चयवाद 20वीं सदी के आरंभ तक, 20वीं सदी के आरंभ में इसका विकास ये हमारे सामने आया, ये विचारधारा, लेकिन लगभग 25-30 वर्षों तक इस विचारधारा का बोलबाला रहा। लेकिन निश्चयवाद विचारधारा की अतिवादिता के कारण इस विचारधारा की आलोचना हुई, और वो आलोचना जैसे ही जर्मन भूगोलवेताओं का समय समाप्त होता है, उसके बाद में फ्रांसीसी भूगोलवेता आते हैं। और फ्रांसीसी भूगोलवेता मुख्य रूप से उनका जो अध्ययन क्षेत्र था वो मानव भूगोल था, और इसी कारण उन्होंने निश्चयवाद या पर्यावरणवाद की आलोचना की। और इसी आलोचनाओं में हम देखते हैं कि किस कारण से इस विचारधारा की आलोचना की गई। सबसे पहले हम बात करते हैं, समान वातावरण में मानव के विभिन्न समूह समान प्रतिक्रियाएं नहीं करते हैं। मान लीजिए ये रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान, ये सहारा का रेगिस्तान और ये अटाकामा का रेगिस्तान, मरुस्थलीय दशाएं यहां मौजूद हैं। जलवायु की दशा आपको समान देखने को मिलेगी, बालू मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा, वनस्पति का आवरण नहीं देखने को मिलेगा, वर्षा की मात्रा भी यहां न्यून देखने को मिलेगी। लेकिन इन तीनों क्षेत्रों में मनुष्य के जो क्रियाकलाप है वो आपको अलग देखने को मिलते हैं, यानी समान प्रतिक्रियाएं यहां नहीं देखने को मिलती है। ऐसे ही भौतिक पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यावरण को परिवर्तित करना, इस विचारधारा का जो मुख्य आधार है पर्यावरण, इसकी आलोचना इसी आधार पर की गई कि मनुष्य ने जो विकास किया है अपने पर्यावरण को, अपने आसपास के क्षेत्र पे जो पर्यावरण मिलता है उस पर्यावरण को वो परिवर्तित कर रहा है और वर्तमान में भी परिवर्तित कर रहा है। यानी अपने अनुसार मनुष्य पर्यावरण को परिवर्तित करता है। उसके बाद में हम बात करते हैं मानव की अभिरुचि द्वारा कृषि प्रारूप का निर्माण। हम ऐसे क्षेत्रों की बात करते हैं हम जहां जलवायु, मिट्टी आदि की समानता मिलती है, और उन क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार की कृषि, विशेष फसलों का उत्पादन उन क्षेत्रों में हम कर पाते हैं। लेकिन हमारी तकनीकी विकास ने ऐसे क्षेत्रों में भी फसल उत्पादन, कृषि कार्य आरंभ कर दिए जो कृषि के लिए अनुकूल नहीं है। तो इस कारण से अपने अनुसार कृषि प्रारूप का निर्माण मानव ने किया। उद्योगों का वितरण व वातावरण, उद्योग स्थापना मनुष्य करने लग गया, अपने आसपास के क्षेत्रों के वातावरण को परिवर्तित करने लग गया, और इसी कारण मानव मिट्टी का दास नहीं है। चर्चिल शैंपुल की जो विचारधारा थी इस संबंध में कि मनुष्य मिट्टी का दास है, इसी की आलोचना करते हुए भूगोलवेताओं ने यह कहा कि मानव मिट्टी का दास नहीं है, यानी मनुष्य मिट्टी का दास नहीं है, वो अपने अनुसार
पर्यावरण को बदल सकता है, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, सांस्कृतिक क्रियाएं वो कर सकता है। आर्थिक विकास में मानव पर्यावरण को शासित करता है, यानी मनुष्य अपना जो आर्थिक विकास करता है, अपना देश के आर्थिक विकास करता है, वो पर्यावरण को बदलने का प्रयास करता है, यानी पर्यावरण बदलकर अपने आर्थिक विकास वो प्राप्त करता है, आर्थिक विकास करता है। इसी के आगे स्वेज और पैनामा नहरों का निर्माण, मानव ने स्वेज और पैनामा नहर का निर्माण करके इन क्षेत्रों की दूरी कम कर दी, यहां से दूरी कम कर दी, यानी आपस में इन क्षेत्रों को स्वेज और पैनामा नहर से जोड़ दिया। मनुष्य ने अपने आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर इनकी सहायता से इसके पूरे पर्यावरण तंत्र को, इस क्षेत्र के वो मनुष्य ने बदल दिया। नगरों के विकास तथा बसाव में मानव की भूमिका प्रमुख रहती है। वर्तमान में हम देखते हैं कि शहरी या नगरीय जनसंख्या लगातार रूप से बढ़ रही है और उसका बढ़ने का कारण हम आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विभिन्न कारण इनके होते हैं और इसके अनुसार मनुष्य या मानव नगरों का विकास करता है और बसाने की जो प्रक्रिया है वो मनुष्य के द्वारा संपादित होती है। तो ये विभिन्न कारण थे जिनके आधार पर भूगोलवेताओं ने निश्चयवाद या पर्यावरण विचारधारा की आलोचना की और इस आलोचना के बाद में हमारे सामने जो विचारधारा आती है संभववाद, उस विचारधारा का अध्ययन हम अगले कक्षा में करेंगे। थैंक यू।